दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस में। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एक जोक की तरह है कि अगर एक बार चिपक गए तो फिर सालों साल चलते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है एक लड़के के साथ में। मैं ये नहीं कहता कि सभी केसेस फेक होते हैं या फेक नहीं होते हैं, लेकिन लड़के के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब लड़के के अगेंस्ट में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है और वो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो उसकी पत्नी जब उससे भरण पोषण मांगती है यानी मेंटेनेंस मांगती है, तो उस कंडीशन में कोर्ट के अंदर एक अजीब सी सामंजस्य या फिर कहें कि एक अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। उसमें होता ये है कि मान लीजिए कोई लड़का एक नॉर्मल सी जॉब करता है और पत्नी और उसका परिवार यानी उसके माँ बाप भी साथ रहते होंगे। जब डिस्प्यूट क्रिएट हुआ किसी भी वजह से, मैं वजह पर नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में लड़की ने एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, क्योंकि मेंटेनेंस के अलावा डोमेस्टिक वायलेंस ही फाइल होगा। मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करेंगे या 498 फाइल करेंगे पुराने लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब ये केसेस फाइल होते हैं दहेज के या फिर ये सब, तो इसमें लड़के के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो मान लीजिए 15,000 की नौकरी करता है, तो उस 15,000 में से वाइफ को पेमेंट करे या फिर अपने माँ बाप का भी खर्चा उठाए। क्योंकि लड़के के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 125 सेक्शन देखें पुराने वाला, नए के अकॉर्डिंग भी उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देख लें, तो उस सेक्शन में जब हम फैमिली कोर्ट में जाते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 23 की एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो उसमें जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो ये कहता है कि 1/3 सैलरी का वो वाइफ को जाए। तो मान लीजिए उसकी 15,000 रुपये सैलरी है, 5,000 तो उसकी कट टू कट वाइफ को चले गए। अब उसके हैंड में बचते हैं 10,000 रुपये। अब बात समझिएगा दोस्तों, 10,000 में जो सेक्शन वाइफ को पावर देता है वही सेक्शन मदर को भी या फादर को भी पावर देता है कि वो अपने बेटे से मेंटेनेंस ले। अब अगर ऐसी सिचुएशन में बेटा माँ बाप को ना मैनेज करे, तो सिस्टम ये क्रिएट हो जाता है कि अगर माँ बाप ने भी केस फाइल कर दिया तो 1/3 अगर उनको दे दिया जाए तो लड़के के पास केवल तीसरा हिस्सा ही उसकी इनकम का, उसकी सैलरी का बचता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो केस फाइट करेगा तो लॉयर्स की फीस कहाँ से भरेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ से भरेगा, केस का रिप्लाई, रिजॉइंडर या फिर कोई नया केस फाइल करना है तो वो कहाँ से करेगा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस कहाँ से देगा, डेली की जो उसकी नीड्स है वो कैसे पूरी होंगी। कई बार ये भी देखा जाता है कि माँ बाप लड़के को बेदखल करके घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये जो बाहर से लड़की आई या फिर जो ये बहू है ये हमें ठीक से ट्रीट नहीं कर रही, तो ये हमारे घर में रहने की हकदार नहीं है। इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन है कि डोमेस्टिक वायलेंस में वाइफ इतना ही मांग सकती है कि जिस मैट्रिमोनियल होम में रहती थी उस में से उसे विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ निकाला ना जाए, यानी कानून का पालन करते हुए ही निकाला जाए, दूसरे शब्दों में कहें तो। ऐसी कंडीशन में कानून का पालन करने के लिए पेरेंट्स के पास ऑप्शन है कि अगर उनके नाम प्रॉपर्टी है तो वो उसको निकालने के लिए एविक्शन सूट फाइल कर दें। और एविक्शन सूट एक ना एक दिन वो विन करेंगे, क्योंकि उसमें विनिंग रेट ज़्यादा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। उस पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि माँ बाप सासुर जिसको रखना चाहें वो रहें, और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है वो कहती है मर्सी पर ही आप रह सकते हैं सास ससुर के साथ, विदा उनकी परमिशन के नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब लड़का भी निकल जाएगा तो फिर उसको रेंट पे जाना पड़ जाता है। रेंट पे जाने पर उसके साथ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सिस्टम कुल मिला के ये आ जाता है कि जब मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाता है वाइफ को, तो मेरे को ऐसा लगता है, या मे बी आई रॉन्ग, कि केस लंबा खिंचना शुरू हो जाता है। मैंने अक्सर कोर्ट्स में ये देखा है कि जिन केसेस के अंदर मेंटेनेंस जल्दी नहीं होता वो केस जल्दी सेटल हो जाते हैं, या फिर जिनके अंदर देर से मेंटेनेंस होता है वो केस जल्दी से सेटल हो जाते हैं। दोस्तों मैं सभी केसेस की बात नहीं कर रहा, पर कुछ एक। लेकिन अब सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि क्या मेंटेनेंस से बचने का या फिर मेंटेनेंस को डिफेंड करने का कोई बहुत अच्छा तरीका भी है लॉ में। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यस, इसमें एक बहुत अच्छा तरीका भी है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा मेंटेनेंस से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड। दोस्तों तो मैं आपको ये बताता हूँ, मेंटेनेंस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि 1/3 मेंटेनेंस वाइफ को प्रोवाइड होगा
अब इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो कई बार ये समझाती हैं या कहती हैं कि वाइफ अगर कैरेक्टर की ठीक नहीं है और ये कोर्ट में आप साबित कर लेते हैं तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। नंबर 2, कैरेक्टर से मतलब यहां पर ये हो गया कि किसी के दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन हो या फिर किसी के साथ अफेयर में हो। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों के माइंड में जब मैं बात बोल रहा हूं तो ये क्वेश्चन आता है कि ये तो अब लीगल हो गया। नहीं, लीगल नहीं हुआ है। मैं आपको फिर से बताता हूं, एक सेक्शन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कहते हुए हटा दिया था। उसमें यही था कि जब कोई वाइफ या कोई हस्बैंड किसी बाहर वाले से रिलेशन रखता है तो उस कंडीशन में वाइफ को दोषी नहीं करार दिया जाता बल्कि उस थर्ड पर्सन को सजा मिलती थी। तो क्योंकि वो सेक्शन थोड़ा सा बायस लगता था इसलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन एक तौर पे ये लीगल नहीं है। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट्स हैं और भी हाईकोर्ट की जजमेंट्स हैं कि इस तरीके के एक्ट्स क्रूएलिटी में आते हैं। तो क्रूएलिटी में अगर आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट्स भी देखें जिसमें वो सेक्शन 494, आई एम नॉट श्योर, मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, तो जो सेक्शन थे वो हटाया गया। तो उस सेक्शन के अंदर ये भी, उस जजमेंट में ये भी कहा गया था कि ये जो बाहर का रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशन होता है, ये डिवोर्स का आधार है, यानी एक सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। तो ये भी कह दिया गया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो सिविल रॉन्ग तो है, और इस चीज को लेकर अगर हम कोर्ट में ये साबित कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा। तो इसलिए नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम साबित कर लेते हैं किसी वजह से तो मेंटेनेंस कोर्ट के अंदर नहीं होता है दोस्तों। नंबर 2 बात यह आ जाती है कि जब आपकी जो सैलरी है वो मेंटेनेंस डिसाइड होगा कैसे। एक तो मैंने अभी बताया कि आपकी सैलरी मान लीजिए 15,000 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/3 आपकी वाइफ को चला जाएगा, यानी सैलरी का 1/3 चला जाता है दोस्तों। अगर बच्चा है तो थोड़ा सा मेंटेनेंस और बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब सिस्टम ये होता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो फिर इनकम का क्या है, तो फिर इनकम को शो करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है कोर्ट में। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आपके पास जो भी अदर सोर्सेस हों इनकम के वो आपको शो करने पड़ते हैं। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं या आप डेली वेजेस कमाते हैं तो जब कभी भी कोर्ट को ये लगता है कि ये एक्चुअल इनकम इनकी रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है और पता ही नहीं लग रहा है कि एक्चुअल इनकम क्या है, तो फिर वो मिनिमम वेजेस एक्ट पे चली जाती है। यानी मान लीजिए दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस चल रहा होगा उस पर गवर्नमेंट 1/3 मेंटेनेंस कर देती है दोस्तों। ये याद रखने वाली बात है। तो मिनिमम वेजेस मेरे ख्याल 17-18 हज़ार से ऊपर ही चल रहा है दिल्ली में। आप एक बार देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि जब मिनिमम वेजेस, ये भी आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मिनिमम वेजेस और जो सैलरी एक्चुअल हाथ में मिलती है वो कभी ज़्यादातर समान नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमम वेजेस से भी कम सैलरी में काम कर रहे हैं। तो आपको सैलरी स्लिप ही देना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आपका मेंटेनेंस वहाँ पे अगर होता भी है तो वो कम होगा कंपैरेटिवली। तीसरी बात ये है कि मेंटेनेंस कैसे ना हो। तो वाइफ अगर आपकी वर्किंग है, अगर किसी भी तरीके से आप ये साबित कर देते हैं कि वाइफ वर्किंग है और वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने का। देखिए मेंटेनेंस का कंसेप्ट यही कहता है कि अगर वाइफ जो स्पाउस है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तभी उसको हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। अगर वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो अपने आप को मेंटेन कर रही हैं, यानी उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है, पैसा उनका मंथली आता है, वो जॉब कर रही हैं, तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है दोस्तों। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आपकी वाइफ हाईली क्वालिफाइड है और उसने इंटेंशनली अपनी जॉब नहीं लगाई है सिर्फ इसलिए कि वो आपसे मेंटेनेंस ले सके, तो ऐसी कंडीशन में भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, बशर्ते ये कि सारे पॉइंट्स को आपको कोर्ट में साबित करना होता है। जब हम इंटरिम पे आर्गुमेंट करते हैं, जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस पे आर्गुमेंट करते हैं, तो उस समय कोर्ट को ये बताना होता है कि इनकी एक्चुअल में इंटेंशन है क्या और ये किस इंटेंशन के तहत कोर्ट के अंदर आई हैं दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं या फिर आपकी मेंटेनेंस कम हो सकती है दोस्तों। याद रखिएगा, वाइफ जो कि वर्किंग है और अपने आप को ईजिली मेंटेन कर सकती है, मेंटेनेंस की हकदार नहीं है।
याद रखिएगा, वाइफ जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है या फिर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि उसका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। याद रखिएगा, वाइफ जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और इंटेंशनली नहीं जॉब कर रही है, वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। याद रखिएगा, ऐसी पत्नी जो कि इंटेंशनली आपको लिटिगेशन केसेस में फंसाना चाहती है, बहुत सारे लिटिगेशन कर दिए आपके खिलाफ, 10 केस फाइल कर दिए, 5 केस फाइल कर दिए, ऐसी कंडीशन में भी वाइफ मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आपको परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ही कर रही है। अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर उस पर स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लॉयर्स एंड जस्टिस। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।